गुड इवनिंग जोहार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रात के 9 बजे के झारखंड जीके सेशन में। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ गए हैं। और आज का जो टॉपिक पर जो प्रैक्टिस होने वाला है दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर आज जो प्रैक्टिस होने वाला है वो टॉपिक है झारखंड की कला एवं संस्कृति का। और इसमें भी मैं कुछ पार्टिकुलर टॉपिक लिया हूं दोस्तों, ठीक है। कला एवं संस्कृति में ही हम लोग आज चित्रकला, वस्त्र, आभूषण और झारखंड के लोगों का खान पान देखेंगे, ठीक है। सवाल होंगे, आप लोगों को जवाब भी देना है और देन मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सवाल कम होंगे मगर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैं इसे ज्यादा बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चलिए, हाँ बारिश तो हो रही है, रांची में बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए सभी सभी लोग, जल्दी से जुड़िए। अगर आप लोग करियर फाउंडेशन ऐप में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। आपको झारखंड की सभी परीक्षाओं की, जैसे सीसीजीएल, जेपीएससी, एक्साइज कांस्टेबल, लैंग्वेज पेपर में खोरठा हिंदी, नागपुरी, है ना, म्युनिसिपल सर्विस, ये सारे कोर्सेस आप लोग को करियर फाउंडेशन ऐप पे मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हेल्पलाइन नंबर है 7070802888, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। ये झारखंड एमसीक्यू की किताब अगर आप लोगों ने अब तक नहीं परचेज किया है तो इसे ले लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, पढ़ाता हूँ और उसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, उसी तरीके से आपको इस किताब में मिल जाएगा। तो आप इस किताब को लीजिएगा तो फिर पीडीएफ वगैरह का झमेला नहीं रहेगा। हमारी क्लास कीजिए, किताब को पढ़िए, पीडीएफ का झमेला नहीं रहेगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। एक बेसिक सा सवाल है। झारखंड की अगर संस्कृति को आप लोग समझते होंगे, झारखंड की संस्कृति को अगर आप लोग नजदीक से देखते होंगे तो ये सवाल का जवाब आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए आप लोग, झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप निम्न में से किसके सजावट में देखने को मिलता है, ठीक है। झारखंड में चित्रकला का सहज उपलब्ध रूप, जो झारखंड में जो चित्रकारी देखने को मिलता है वो बेसिकली आप लोगों को झारखंड की चित्रकारी में आप लोग को सोहराय हो गया, कोहबर चित्रकारी हो गया, जादू पटिया चित्रकारी हो गया। ये बेसिकली आप लोग को कहां देखने को मिलता है, जनरली दिख जाता है, ठीक है। कहां देखने को मिलता है? ऑप्शन है मंदिरों में, घरों में, गिरजाघरों में, या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की चित्रकारी, खासकर आप सोहराय या फिर कोहबर चित्रकारी को आप देखिएगा तो ये सारी आप लोगों को घरों में कलाकारियां दिख जाएगी, घरों की दीवारों पे दिख जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बी हो जाएगा। घरों में आप लोग झारखंड की चित्रकारी का सहज उपलब्ध रूप को सहजता से देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोगों का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग झारखंड की कला संस्कृति पढ़े हैं तो आप लोग को पता होगा झारखंड में कौन कौन सी चित्रकला चलती है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन झारखंड की चित्रकला नहीं है, ठीक है। प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है? झारखंड में जितनी भी चित्रकला प्रचलित है उसमें क्या इनमें से कोई है जो झारखंड में प्रचलित नहीं है? जादू पटिया चित्रकारी है, कोहबर चित्रकारी भी झारखंड में प्रचलित है, सोहराय चित्रकारी भी झारखंड में प्रचलित है, क्या नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। चूंकि ये सभी प्रचलित है झारखंड में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब अगले प्रश्न से थोड़ा व्याख्या व्याख्या वगैरह शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जादू पटिया चित्रकारी निम्न में से किस समाज में प्रचलित है? सवाल एक मैं लाया हूं इससे, और मैं कोशिश कर रहा हूं
कि जादू पटिया चित्रकारी से रिलेटेड जो भी सवाल बन सकते हैं मैं यहीं पर उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, आप लोग जो लोग जुड़ गए एक एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। दोस्तों अगर हम जादू पटिया चित्रकारी की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो उठकर आता है वो आता है कि इसका ये जादू पटिया इसका नाम क्यों है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहला यही निकल कर के आता है कि इसका नाम जादू पटिया क्यों है। तो जादू पटिया का जो अर्थ होता है दोस्तों आप लोग को पता है, बताइए जरा। जादू पटिया का जो अर्थ होता है, इस चित्रकारी में कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, कागज या कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको जोड़कर चित्रकारी की जाती है। ठीक है, पहली बात, इस चित्रकारी में क्या होता है, चित्रकारी जो है, चित्रकारी कागज या कपड़े के छोटे 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 टुकड़ों को जोड़कर, ठीक है, जोड़कर की जाती है। ठीक है, अर्थ समझ में आ गया आप लोग को। ये जादू पटिया इसका नाम किस लिए है ये यहां से क्लियर हो गया आप लोग को। जादू पटिया शब्द दो शब्दों से बना है। जादो, इसमें जादो का मतलब चित्रकार है और पटिया का मतलब वो टुकड़ा है, चाहे वो कपड़ा का टुकड़ा ले लो या कागज का टुकड़ा ले लो, समझे। इसमें जादो का जो मतलब है ना, जादू पटिया में जादो का मतलब क्या होता है, जादो का मतलब यहां पर चित्रकार है। ठीक है, चित्रकार है, एक विशेष समुदाय है जो ये चित्रकारी करती है। झारखंड में एक विशेष समुदाय है जो जादू चित्रकारी करती है। जादू का मतलब क्या हुआ, चित्रकार हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब एक सवाल और बनता है कि किस भाषा में ये जो जादू है, मतलब किस भाषा में ये इसको चित्रकार बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये किस भाषा का शब्द है जादो, या फिर एक समुदाय भी उसको बना दिया गया है। तो आप लोग को पता होगा ये चित्रकारी ही जो है ना, ये संथाल में प्रचलित है। ठीक है, संथाल जनजाति में प्रचलित है और संथाल क्षेत्र में भी प्रचलित है जादू पटिया चित्रकारी। ठीक है, तो संथाल भाषा हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, जादू पटिया चित्रकारी में चित्र की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादो कहते हैं, है ना। चित्र की जो रचना करते हैं उनको संथाली भाषा में क्या बोलते हैं, जादो बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। अब और सवाल यहां पर हम क्रिएट करने का कोशिश करते हैं इस चित्रकला के बारे में। दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो जादू पटिया चित्रकारी जो है उसमें संथाल समाज के मिथकों पर आधारित लोक चित्रकला, इसमें समाज की लोक गाथा, समाज का रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, नैतिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। ये चूंकि संथाल जनजाति का है तो संथाल जनजाति में जो रीति रिवाज है, जो उनकी परंपरा है ना, उसको इस चित्रकारी में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसको दिखाया जाता है। ठीक है जी, सबसे ज्यादा देखो लास्ट बेंचर जी बोल रहे हैं सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। आप लोग, आपको टीचिंग का आइडिया नहीं पता है शायद आपको। स्लो पढ़ाना मतलब क्या होता है दोस्त। लास्ट बेंचर अपना नाम लिखे हैं भाई, क्या मैं आंसर, मतलब क्या चाहते हो, आंसर बता दूं और आगे निकल जाऊं, यही चाहते हो आप। कभी एग्जाम नहीं निकलेगा उस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। क्यों यार ऐसी बातें करते हो यार, उससे आपका ये समझ में आ जाता है, आपका लेवल मुझे समझ में आ जाता है आप किस लेवल के स्टूडेंट हो। ठीक है, स्लो इसको नहीं बोलते हैं। एक एक क्वेश्चन में कितनी सारी चीजें बता रहे। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं नए नवेले स्टूडेंट, वो देखते हैं सर अभी 3 क्वेश्चन में आए हैं, इतना देर हो गया। भाई हर क्वेश्चन में चीजें बताने का प्रयास करता हूं। चलिए
यहां तक क्लियर। तो इसमें जादू पटिया चित्रकारी में संथाल समाज के मिथकों पर आधारित जो लोक कला है, लोक संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है, उसकी जो संस्कृति है, उसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछेगा ना तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें। चलिए अब एक सवाल और यहां पर हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से, है ना। इस चित्रकारी में एक तो आपने समझ लिया, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पट बनाया जाता है और चित्र अंकित किया जाता है उसमें, ठीक है। इसमें आप लोग को पता है कि जो पट बनाया जाता है वो कितना से कितना फीट तक चौड़ा होता है। इसमें जो पट है, जादू पटिया चित्रकारी में जो पट है वो 15 से 20 फीट चौड़ा होता है। यह भी सवाल पूछा जा सकता है आपको। 15 से 20 फीट चौड़ा इसमें पट होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। दूसरी बात, एक सवाल और है, यहां से और क्लियर होगा। एक तो हो गया 15 से 20 फीट चौड़ा होता है। प्रत्येक पट पर कितना चित्र बनाया जाता है? प्रत्येक पट पर 4 से 16 चित्र बनाया जाता है, ठीक है। पूरा थ्योरी कवर कर दे रहे, जादू पट या चित्रकारी पढ़ने बैठिएगा ना तो इसी तरह सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। तो एक बार हम पूरा रिवाइज करते हैं। जादू पटिया चित्रकारी किसमें फेमस है दोस्तों? तो संथाल समाज में फेमस है। किसमें फेमस है? संथाल समाज में फेमस है। इसका अर्थ क्या होता है? चित्रकारी कागज या कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर किया जाता है। इसमें जादू और पटिया, जादू का मतलब हुआ चित्रकारी करने वाला और पटिया का मतलब हुआ वो टुकड़ा, ठीक है। अब उस टुकड़े की बात कर रहे हैं तो पट 15 से 20 फीट का एक पट होता है और हर एक पट में 4 से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 16 चित्र बनाए जाते हैं। ये सारी बातें आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, अब चित्र में मुख्यतः किन किन रंगों का प्रयोग होता है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं? मुख्य रूप से किन किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल, हरा, पीला, भूरा, ठीक है। इसमें लाल, हरा, पीला और भूरा, इन रंगों का विशेष प्रयोग होता है जादू पटिया चित्रकारी में, ठीक है। जादू पटिया चित्रकारी में मुख्य रूप से किन किन रंगों का प्रयोग होता है? लाल, हरा, पीला और भूरा, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। और कुछ सवाल बनेगा यहां से? मैक्सिमम कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, सारे फैक्ट भी क्लियर हो गए, ठीक है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। कोहबर शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या है? कोहबर शब्द का शाब्दिक अर्थ यहां पर पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए सभी लोग। कोहबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है। अब कोहबर के बारे में भी हम यहां पर करेंगे पूरा पोस्टमार्टम। गुफा होता है, वर होता है, गुफा में वर होता है, या गुफा में विवाहित जोड़ा होता है, ठीक है। विवादित जोड़ा मत समझना, ठीक है, विवाहित जोड़ा है, ठीक है दोस्तों। कोहबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कोहबर का मतलब ही होता है दोस्तों, कोह का मतलब क्या? गुफा, बर का मतलब क्या? ठीक है। तो गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा, ये हो गया मतलब। जैसे जादू पटिया का मतलब बताया था सबसे पहले, उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीजें, सारा चीज क्लियर किए। तो चलिए कोहबर के बारे में भी सारी बातें क्लियर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। जितने भी विवाहित महिलाएं होती हैं, ये तो क्लियर हो गया कि इसका मतलब हो गया विवाहित जोड़ा। जितने भी विवाहित महिला होती है अपने पति के घर कोहबर कला की चित्रकारी करती है। यह चित्रकारी विवाह के मौसम में जनवरी से जून महीने तक होती है। घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों और फूल पत्ती पेड़ पौधे नर नारी प्रतीक चित्रांकन किया जाता है, ठीक है। यही सारी चीजें हैं, है ना। चलिए अब एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा आप लोग को। कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से किस जनजाति में प्रचलित है ना। कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? जैसे जादू पटिया चित्रकारी किसमें था? संथालों में प्रचलित था। कोहबर चित्रकारी विशेष रूप से जो है ना
वो बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। किसमें? बिरहोर में। बिरहोर जनजाति में प्रचलित है, जो कि आप लोग को पता भी होगा कि बिरहोर आदिम जनजाति है। ठीक है, बिरहोर क्या है? आदिम जनजाति है। इन्हीं समाज में सबसे ज्यादा कोहबर चित्रकारी प्रचलित है। इसमें जो विवाहित महिलाएं होती है, वो जब विवाह होने के बाद अपने घर आंगन में क्या करती हैं? ये चित्रकारी करती है। ठीक है, और भी सवाल बनेगा कोहबर चित्रकारी से। अब एक सवाल और बनता है, कोहबर चित्रकारी झारखंड के किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? ठीक है, कोहबर चित्रकारी किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रचलित है? जैसे जादू पटिया तो संथाल में सबसे ज्यादा प्रचलित है। कोहबर चित्रकारी मुख्य रूप से हजारीबाग में प्रचलित है। ठीक है, किसमें? हजारीबाग एरिया में आपको सबसे ज्यादा कोहबर चित्रकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, हजारीबाग एरिया में आपको सबसे ज्यादा कोहबर चित्रकारी देखने को मिलेगा। सर देवघर में लाइन नहीं है क्या जी? संथाल में ही लाइन नहीं है? संथाल के मुख्यमंत्री हैं अभी। साउंड यहां से फुल रहता है, आप साउंड अपना फोन का बढ़ा लीजिए या फिर ईयरफोन लगा लीजिए। ठीक है, माइक वाइक चेंज होगा। इस माइक में क्या होता है ना, ये माइक में थोड़ा साउंड कम रहता है, लेकिन साउंड रिजेक्शन बहुत अच्छा है, समझे? मतलब आसपास के ध्वनि को ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता, इसलिए इस माइक का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए। अब कोहबर चित्रकारी के बारे में एक सवाल और पूछता है, इस चित्रकारी में किस देवी देवता का विशेष चित्रण मिलता है? इस चित्रकारी में किस देवी देवता का विशेष चित्रण मिलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सिक्की देवी का चित्रण अगर आपसे पूछ दिया जाए किस चित्रकारी में प्रचलित है, किस देवी देवता का चित्रण मिलता है कोहबर चित्रकारी में, तो सिक्की देवी का चित्रण मिलता है। ठीक है, तो कोहबर शब्द का मतलब क्या हो गया? गुफा में विवाहित जोड़ा। कोहबर चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? बिरहोर जनजाति में। बिरहोर एक आदिम जनजाति है। कोहबर चित्रकारी किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो हजारीबाग में प्रचलित है। कोहबर चित्रकारी में विशेष रूप से किस देवी देवता का चित्रण देखने को मिलता है? तो इसमें विशेष रूप से सिक्की देवी का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, बढ़िया। एक सवाल और है, जो कोहबर चित्रकारी है ना दोस्तों, इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है। समझे? स्त्री पुरुष का जो संबंध है उसके विविध पक्ष हैं, कई सारे पक्ष हैं। कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि किस चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोहबर चित्रकारी। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? कोहबर चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों का विविध पक्षों का चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकारी जो है वो सिक्की देवी का चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कोहबर चित्रकारी हजारीबाग क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आदिम जनजाति बिरहोर जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है। और विवाह के मौसम में घरों में इस प्रकार की चित्रकारी होती है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। चलो, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलें सभी लोग। सोहराय चित्रकारी में निम्न में से किसका चित्रण मिलता? अभी आपने देखा कोहबर चित्रकारी के बारे में, ठीक है, उसमें आपने देखा कि जो कोहबर चित्रकारी होता है उसमें विशेष रूप से घर आंगन में विभिन्न ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है, फूल पत्ती बनाया जाता है, पेड़ पौधे, नर नारी, ये सब बनाया जाता है। ठीक है, वही हम सोहराय चित्रकारी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सोहराय चित्रकारी जो है वो सोहराय पर्व के अवसर पर चित्रकारी की जाती है। पहली बात है ना, किस अवसर पर? सोहराय पर्व के अवसर पर चित्रकारी की जाती है। और इसमें देवता की अगर हम बात करें, इसमें देवता की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर हो जाएगा सोहराय चित्रकारी में किसका चित्रण मिलता है, तो इसमें जीव जंतु भी होता है, पशु पक्षी भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। ठीक है, इन सभी का चित्रण मिलता है।
अगर हम देवता की बात करें, जैसे कोहबर में सिक्की देवी, उसी तरह सोहराय में है ना प्रजापति एवं पशुपति। ठीक है, सोहराय चित्रकारी दिवाली के समय, दिवाली के समय एक पर्व होता है दोस्तों, दिवाली के समय ही एक पर्व होता है, उसका पर्व का नाम भी सोहराय है। और ये सोहराय पर्व में विशेष करके पशुओं की पूजा होती है, पता है ना आप लोगों को, पशुओं की पूजा इसमें होती है। घरों में जो पशु होते हैं उनकी पूजा सोहराय पर्व में होता है दोस्तों। और इसी सोहराय पर्व से संबंधित है सोहराय चित्रकारी। ठीक है, वर्षा ऋतु के बाद जो घरों में लिपाई पुताई होती है उस समय, है ना। चलिए, कोहबर में सिक्की देवी का चित्रण देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग आइएगा सोहराय चित्रकारी में, तो विशेष रूप से कला के जो देवता हैं प्रजापति या फिर पशुपति, प्रजापति और पशुपति, इनका चित्रण आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है बरसात के बाद जो समय आता है उस समय चित्रकारी जो है की जाती है, घर आंगन में भी की जाती है। इसमें मुख्य रूप से आपको जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सभी का चित्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपको बताना था, सोहराय चित्रकारी का दो अलग अलग शैली है सोहराय का, है ना। एक कुर्मी और एक कुर्मी सोहराय है, और एक गंजू सोहराय है, समझे, कुर्मी सोहराय और गंजू सोहराय। ठीक है, दो कैटेगरी है सोहराय का। अब इस क्वेश्चन में आइए, इस चित्रकला में पशुओं, पालतू जानवरों, वन एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है। इसके माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। यह कथन किस चित्रकला के विषय में कहा जा रहा है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग बताइए कि ये जो कथन लिखा हुआ है, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, वो किस चित्रकला के बारे में लिखा हुआ है? ठीक है, चलिए बताइए। ये जो चित्रकला है दोस्तों, अब यहां से ये चित्रकला भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसमें पशुओं, पालतू जानवरों, वन एवं वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है, ये तो ठीक है, बहुत सारी चित्रकारी में ये चीज होता है। इसके माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों, ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ये हाईलाइट करने वाला बात है। संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। जो जानवर संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं, मतलब विलुप्त तो होते जा रहे हैं, उनको रीति रिवाजों में दिखाया जाता है कि कैसे इन जानवरों का महत्व हमारे जीवन में हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गंजू चित्रकारी के अंदर जो सोहराय का ही एक कैटेगरी है, ठीक है, सोहराय चित्रकारी का ही एक कैटेगरी है, इसके अंदर इसको दर्शाया जाता है दोस्तों। आप लोग को मैंने क्या बताया अभी, सोहराय चित्रकारी में भी तो यही सब चीजें दिखाई जाती है ना। तो सोहराय चित्रकारी में दो कैटेगरी है ना, कुर्मी और गंजू। तो गंजू चित्रकारी जो है ना, उसमें संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? गंजू चित्रकारी के विषय में कहा जा रहा है। अगला देखिए, पैतकर चित्रकला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पैतकर चित्रकला के विषय में, इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहते हैं। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। इस चित्रकला का उल्लेख गरुड़ पुराण में भी है ना। चलिए, झारखंड की एक और चित्रकला पैतकर चित्रकला के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए, पैतकर चित्रकला के विषय में कौन सा कथन यहां पर आपको सही लग रहा है? ठीक है, चलिए, तो भाई याद रखिएगा सभी लोग, पैतकर चित्रकला को झारखंड की स्क्रॉल चित्रकला कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला भी माना जाता है। इस चित्रकला का उल्लेख गरुड़ पुराण में भी है। और ये सभी कथन सही है, मतलब तीसरा, तीनों कथन सही है, तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों, झारखंड में की जाने वाली किस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है?
झारखंड में की जाने वाली कौन सी चित्रकला है जिसमें धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग बताइए जल्दी से, किस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सोहराय, कोहबर, प्रजापति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रजापति चित्रकारी है दोस्तों, प्रजापति चित्रकारी जो है ये, इसमें धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चित्रकारी हम लोग का हो गया। अब हम लोग आज के इस सेशन में शामिल किए हैं 2-3 और चैप्टर को। जैसे हम लोगों ने शामिल किया है आज वस्त्र एवं आभूषण। झारखंड के लोग किस किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, किस किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं, है ना? उन आभूषणों का नाम आप लोग को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आज हम लोगों ने झारखंड के लोगों के खान पान को भी सेशन में शामिल किया है प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक बार जरूर लाइक करिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है चैट बॉक्स में, देख लीजिए। ठीक है, ब्लू कलर में दिख रहा है ना, चैट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप लोग पहले देखिए, फिर आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है भाई। चल 9 का आंसर सबका आने लगा बी। वाह, क्या बात है, इतना एक्टिव हैं आप लोग, बहुत एक्टिव हैं जी आप लोग। चलिए वस्त्र आभूषण में हम लोग आ गए हैं। झारखंड की जनजातियों में महिलाओं का परिधान परंपरागत है। वे लाल रंग की किनारी वाली साड़ी पहनती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप लोग देखते होंगे झारखंड में, खास करके जनजातीय महिलाओं में आप लोग देखते होंगे, इनकी जो पहनावे हैं वो परंपरागत हैं। ठीक है, वो एक साड़ी पहनती है, उसमें लाल रंग का किनारा होता है। अब पूछा जा रहा है ये जो साड़ी जिसमें लाल रंग का किनारा होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए क्या कहते हैं? आंसर लगभग लोगों का सही आ रहा है। देखो यहाँ पे एक आंसर पढ़िया लिखा हुआ, एक आंसर परिया लिखा हुआ है। तो पढ़िया होगा कि परिया होगा, ये बताना आप लोग को। इसको पढ़िया बोलते हैं कि परिया बोलते हैं? देखो ये जो साड़ी होता है ना, इसको पढ़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट इसका जो नाम है वो पढ़िया है, परिया नहीं है। जो साड़ी लाल रंग की किनारी वाला होता है उसको पढ़िया बोलते हैं, परिया नहीं बोलते हैं। ठीक है सरहुल पूजा में भी देखते होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पढ़िया, पढ़िया बोलते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन संथालों का परंपरागत परिधानों में से है? कुपनी, कांची, पंची। मतलब स्पेशली पूछा जा रहा है आप लोगों को, संथालों का विशेष जो परिधान है पहनने के लिए है। जी जी जी, यही पहन के डांस करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। संथालों का परंपरागत परिधान इनमें से कौन सा है दोस्तों? ठीक है भाई, कुपनी, कांची, पंची, अलावा पाटका, पढ़ान, सब है, सब सब इनमें से सभी। देखो संथालों के परिधान में जाओगे, कुपनी भी है, कांची भी है, पंची भी है। भाई ये सब थोड़ा सा रटना पड़ेगा ना, ये सब रटने वाली चीजें हैं, सबको याद नहीं रह पाएगी ये सब चीजें, थोड़ा 2-4 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, कुपनी, कांची, पंची, इसके अलावा पाटका हो गया, पढ़ान हो गया, पाटका भी है, पढ़ान भी है। ठीक है, आप लोग लिखते जाइए संथालों का परिधान, उसमें ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, और भी एक
एक और हो गया, इसका नाम है दहड़ी। दहड़ी, ठीक। तो कुपनी, कांची, पंची, पाटका, पढ़ान, दहड़ी, ये सभी क्या है? संथालों का विशेष जो है परंपरागत परिधान है। बोलिए मेरे साथ, कुपनी, कांची, पंची, पाटका, पढ़ान, दहड़ी, ये सब किसका है? संथालों का। संथाल प्रायः अपने परिधान में वस्त्र के कितने टुकड़ों का प्रयोग करते हैं? जो अपना जो ड्रेसअप उनका जो होता है, एक हमारे मनीष ओझा जी पूछ रहे हैं, सर आप अपने आप का डिटेल बता दीजिए। मेरा डिटेल जानना है ना दोस्तों, आप मेरा वीडियो में जाकर के पीछे देखो। अभी मैं बीच में क्या डिटेल बताऊं? डिटेल बताने के लिए जिस समय स्टार्ट करते हैं उस समय बताते हैं ना दोस्त। हमारा किस प्रकार का डिटेल आप जानना चाहते हैं? ठीक है, पूछिए पूछिए, साफ साफ पूछिए, जो पूछना है साफ साफ पूछिए, साफ साफ जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। संथाल प्राय अपने परिधान में वस्त्र के कितने टुकड़ों का प्रयोग करते हैं? कितने टुकड़ों का? वस्त्र के कितने टुकड़ों का प्रयोग संथाल विशेषकर अपने जो परंपरागत परिधान होते हैं उसमें कितने टुकड़ों का प्रयोग करते हैं? बता सकते हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने, 2 टुकड़ों का। इसमें संथाल का परिधान में कपड़ों के 2 टुकड़ा होता है जनरली। ठीक है, कितने टुकड़े होते हैं? 2 टुकड़े होते हैं। अगला देखो, तोलोड़ नामक वस्त्र झारखंड की कौन सी जनजातियां अपने शरीर पर लपेटे रहती है ना? एक वस्त्र का नाम दिया हुआ है तोलोड़। तोलोड़ एक वस्त्र है, कौन सी जनजाति जो है इसको अपने बॉडी में लपेटे रहती है ना? जंगल में रहने वाले मतलब जो लोग हैं जनरली इसको लपेट के रखते हैं। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकेंड ज्यादा पॉपुलेशन वाली जनजाति झारखंड की। ठीक है, तोलोड़ नामक वस्त्र जो है ना, उरांव जनजाति अपने बॉडी में, अपने बदन में लपेट के रखते हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति इसको लपेट करके रखते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उरांवों के वस्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन यहां पर सत्य है उरांवों के वस्त्र के संबंध में, ये बताना है। चलिए, क्या होगा? अभी तक आप लैंग्वेज नहीं सोचे हैं जी, कौन सा लैंग्वेज सही रहेगा पेपर 2 के लिए? देखो, ये शरीर के ऊपरी भाग पर चटक रंग का दुपट्टा धारण करते हैं, एक बात लिखा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है, पर्व त्योहार के अवसर पर पुरुष उरांवों द्वारा, जो पुरुष उरांव होते हैं उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को खनरिया कहते हैं। तीसरा लिखा हुआ है, पर्व त्योहार के अवसर पर उरांव महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को केरिया कहते हैं। भाई, स्टेटमेंट नंबर बी और स्टेटमेंट नंबर जो सी है, समझे, दोनों जो है उल्टा लिखा हुआ है। दोनों क्या लिखा हुआ है? उल्टा लिखा हुआ, मतलब दोनों गलत हो गया। कैसे? पर्व त्योहार के अवसर पर पुरुष उरांव द्वारा जो पहना जाता है ना, उसको केरिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? केरिया बोलते हैं। और पर्व त्योहार के अवसर पर जो उरांव महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है ना, उसको केरिया नहीं बोलते हैं, उसको खनरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनरिया। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों उल्टा पलटा लिखा हुआ है। तो आंसर केवल कौन सा सही हो गया? सही कथन छाटना था ना, ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो गया दोस्तों। ठीक है, जिनका भी ए आया उन सबका करेक्ट है, जिनका भी ए आया उन सबका करेक्ट है। अब आगे आपके सामने नेक्स्ट सवाल देखिए, मुंडाओं का जो परंपरागत परिधान है उसमें बरखी नामक वस्त्र प्रायः कितने मीटर का होता है? ठीक है, बरखी नामक वस्त्र जो है वो प्रायः कितने मीटर का होता है, बताइए जल्दी से। मुंडा लोग पहनते हैं इसको, मुंडा जनजाति का ये परिधान है दोस्तों,
बरखी नामक एक वस्त्र होता है इसमें, वो लगभग कितने मीटर का होता है, लपेट करके पहनते हैं, ठीक है, बताइए। चलिए आंसर आ रहा है, मेरा गलत मेरा गलत मेरा गलत। जी बिल्कुल, जिनका भी आंसर 5 मीटर आया उन सभी का सही है, ठीक है। जी, कौन पानी, मुझे पानी पीने बोल रहे हैं, मैं खाना पानी सब करके आया हूं, ठीक है। 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। मुंडा जनजाति में जो बरखी नामक वस्त्र होता है ना, ये कितने मीटर का होता है, 5 मीटर का होता है, याद रखिएगा। मुंडा जनजाति में साड़ी को किस नाम से जाना जाता है, मुंडा जनजाति में पूछा जा रहा है साड़ी को किस नाम से जाना जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक सवाल पूछा था, ठीक है, कि जनजातियों में एक लाल पट्टी वाला, जो लाल बॉर्डर वाला जो साड़ी होता है, उसको पढ़िया, पढ़िया नाम था उसका, उसका क्या नाम था, पढ़िया नाम था। लेकिन मुंडा जनजाति में जो साड़ी होता है ना, जी पेड बैच में इस टॉपिक का क्लास नहीं है, मुझे भी पता है, ठीक है, इस टॉपिक पे क्लास नहीं दिया हूं। एक साहित्य वाला बचा हुआ है और ये भी बचा हुआ है, ठीक है, बहुत रटने वाला टॉपिक है दोस्त, दूंगा तो भी आपको रटना ही है, ठीक है। अलग अलग जनजाति का जो वस्त्र है, तो मुंडा जनजाति में साड़ी को किस नाम से जानते हैं, परिया बोलते हैं, ठीक है। वो जो लाल साड़ी, लाल बॉर्डर वाला साड़ी, उसको पढ़िया बोलते हैं, ठीक है। चलिए, स्पेशली मुंडा जनजाति में पूछा जाए तो परिया हो जाएगा। मुंडाओं के परंपरागत परिधान, इसलिए इसमें एक्सप्लेन ज्यादा कुछ करना है नहीं, इसमें क्या करना है, याद करना है, रट जाना है इस चैप्टर को। मुंडाओं के परंपरागत परिधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मुंडा जनजाति के पुरुष निचले भाग में लहंगा नामक वस्त्र पहनते हैं। छोटी लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग वर्षा एवं धूप से बचाव के लिए कुपनी का प्रयोग करते हैं। इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। क्या करना है आपको, सत्य कथन की पहचान करनी। चलिए बताइए, बहुत अच्छा सवाल है ये, है ना। देखो, पहला स्टेटमेंट तो आप लोग गेस करके भी बता सकते हो कि गलत ही लग रहा है, ठीक है। अरे पुरुष लोग लहंगा नामक वस्त्र नहीं पहनते, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। छोटी लड़कियां जो वस्त्र पहनती हैं, है ना, उसको खड़िया कहते हैं, उसको बटोई नहीं कहते हैं, उसको खड़िया कहते हैं, है ना। और वर्षा और धूप से बचाव के लिए चतोम, जो बांस की बनी हुई छतरी है, और चुकरी का प्रयोग करते हैं। मतलब ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को तीनों स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूं, आप लोग का कंप्लीट भी हो जाएगा ये वाला चीज। मुंडा जनजाति के जो पुरुष निचले भाग में पहनते हैं, निचले भाग में पहनते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको बटोई कहते हैं। लहंगा काट के क्या कर देना है आप लोग को, सही करना है, तो बटोई कहते हैं, ठीक है। जो निचले भाग में पुरुष पहनते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, बटोई। छोटी लड़कियां जो वस्त्र पहनती है, छोटी लड़कियों जो वस्त्र पहना जाता है, उसको खड़िया कहा जाता है। खड़िया एक तो जनजाति भी है झारखंड में, उसको क्या कहा जाता है, खड़िया कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, खड़िया। अच्छा, मुंडा जनजाति के लोग वर्षा और धूप से बचाव के लिए क्या क्या चीजें यूज करते हैं, तो बांस की बनी छतरी, जिसको चातोम बोलते हैं। चातोम क्या है, ये बांस की बनी छतरी है, ठीक है। बांस की बनी छतरी, जिसको चातोम बोलते हैं। एक चीज और ये लोग यूज करते हैं, घास की बनी छतरी, ठीक है, जिसको चुकरी बोलते हैं। चुकरी क्या है, घास की बनी छतरी है, घास की बनी छतरी, ठीक है। चुकरी क्या है दोस्तों, घास की बनी छतरी। तो यहां पर क्या लिखा था, कुपनी लिखा हुआ था, जो गलत है। तो इनमें से कोई सही नहीं था, लेकिन आप सही कर दिए हैं। अगर आप लोग कहीं नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। मुंडा जनजाति के पुरुष निचले भाग में जो पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं, बटोई कहते हैं। छोटी लड़कियां जो वस्त्र पहनती है, उसको खड़िया बोलते हैं। मुंडा जनजाति के लोग वर्षा और धूप से बचाव के लिए जो चीजें यूज करते हैं, उसको चतोम या फिर
चुकरी बोलते हैं, चतोम या फिर चुकरी बोलते हैं। क्लियर हुआ सबको? चलिए बढ़िया। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न भी बढ़िया है। निम्न में से कौन सी जनजाति है जो अपेक्षाकृत कम वस्त्र का प्रयोग करती है? ठीक है, मतलब कम कपड़े पहनती हैं। खडिया नहीं सर, खरिया बोलते हैं। अच्छा भाई देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जहां पर मैं किताबों का ही यूज कर सकता हूं ना, किताबों और सोर्सेस का सहारा ले सकता हूं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में या फिर आप लोग जो उस चीज में रहन सहन में है, उन लोगों को उसका एग्जैक्ट वर्ड पता है कि नहीं? हम जो किताबों से सोर्सेस से इस्तेमाल करते हैं वही आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल में आइए। इस क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कम वस्त्र का प्रयोग करते हैं, कौन सी जनजाति है जो कम वस्त्र का प्रयोग करती है? ठीक है भाई, और ये जनजाति आप लोग को बता दे कि पूरे भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, कौन सी है? गोंड जनजाति। अगर इन जनजातियों की तुलना कीजिएगा सभी जनजातियों की, तो गोंड जनजाति कम वस्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और गोंड के बारे में यह भी पता है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। अगला देखिए, बांक बाकी तथा बटरिया दोनों जनजातियों के आभूषण हैं। बांक बाकी एक आभूषण है और बटरिया भी आभूषण है। किस स्थान पर पहनते हैं ये, बताइए? बांक बाकी बटरिया जो है वो किस स्थान पर पहनने वाला आभूषण है? चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। लगभग 800 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। आप लोगों से निवेदन होगा, एक बार आप लोग लाइक बटन दबाइए। 1000 लाइक की संख्या तो कम से कम पहुंचेगी, लाइव नहीं पहुंचा पा रहे तो। हाँ जी, देखो, बांक बाकी और बटरिया जनजातियों का आभूषण है। ये कहां पे पहनने वाला आभूषण है? ये पैर में पहनने वाला आभूषण है। कहां पे? पैर में पहनने वाला आभूषण है बांक बाकी और बटरिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण जनजातियों द्वारा हाथ में पहना जाता है? पैर में पहनने वाला क्लियर है, अब हाथ में पहनने वाला बता दीजिए। हाथ में इनमें से कौन सा पहना जाता है? इनमें से हाथ में पहनने वाला आभूषण कौन सा है? टेस्ट दे रहे हो ना आप लोग, टेस्ट को ईमानदारी से देना चाहिए। ठीक है, देखो भाई, हाथ में पहनने वाले आभूषणों की अगर हम बात करते हैं तो सांखा भी है, साकोम भी है, झुटिया भी है, राली हो गया, धुंधुर हो गया, सीली हो गया। धुंधुर, सीली, सांखा, साकोम, झुटिया, धुंधुर, सीलिम, ये सब तो हो ही गया। राली हो गया, बाइकल हो गया, राली, बाइकल, ये सब फोटो देखना पड़ेगा भाई। ठीक है, धुंधुर, सीली, राली, बाइकल, संखा, साकोम, झुटिया, ये सब जनजातियों के हाथ में पहनने वाला आभूषण है। क्या है? हाथ में पहनने वाला आभूषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल। खागा तथा तार साकोम दोनों जनजातियों का आभूषण है, ये किस स्थान पर पहना जाता है? खागा, खागा और तार साकोम। हाथे संखा चौड़ी, नागपुरी सॉन्ग जी। नागपुरी और झारखंड के जनजातीय गानों को भी सुनिएगा ना, तो आप लोगों को बहुत सारा आभूषण वगैरह पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलो। खागा तथा तार साकोम ये सब कहां पहना जाता है दोस्तों? किस स्थान पर पहनने वाला आभूषण है? ठीक है, तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, ये खागा और तार साकोम, ये बाह में पहना जाता है। बाह मतलब
बाह मतलब यहाँ, ठीक है। खागा और तार साकुम कहाँ पहनने वाला आभूषण है? बाह में। अगला देखिए, निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण जनजातियों द्वारा गला में पहना जाता है? बेरनी, हिसिर, चंदवा, इनमें से सभी। गला में पहनने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है? कमेंट करेंगे सभी लोग। गला में पहनने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है? ठीक है, आप लोग भी देखे होंगे बहुत सारे लोगों को गला में पहने हुए। हालांकि आप लोग को पता भी होगा, एक हसली भी आता था पहले, ठीक है, हसली भी आता था जो गला में पहनते थे। देखिए, बेरनी हो गया, हिसिर हो गया, चंदवा हो गया, ठोसा, खंभिया, पून, भुंडिया, हसुली, ये सब सभी गला में पहनने वाला आभूषण है। ठीक है, गला में पहनने वाला आभूषण है। ठीक, गला बना लीजिएगा इस तरह से, आप लोग तैयारी कीजिएगा ना, तो इस तरह से गला बना लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ गला में कौन कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो बेरनी पहना जाता है, ऐसे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, हिसिर पहना जाता है, गला में चंदवा पहना जाता है, गला में हसुली पहना जाता है। इस तरह से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, नथुनी, ये तो आराम से पकड़ लीजिएगा नथुनी, छुछी, मकड़ी आदि आभूषण। ठीक है, देखो एक नाक में पहनने वाला आता है दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मान लीजिए ये किसी का नाक है। ठीक है, ये किसी का नाक है, बस एक हल्का सा बॉल रहता है और इसमें इस तरह से रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है कुछ, एक इस तरह से बॉल रहता है और ऐसे रहता है, इसी को छूछी बोला जाता है। जो सिंपल सा नाक बेसर ही है ये एक प्रकार का, लेकिन सिंपल वाला है, इसमें कोई डिजाइन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सभी कहाँ का है? नाक में पहनने वाला आभूषण है। नथुनी, छुछी, मकड़ी, ये सब नाक में पहनने वाला आभूषण है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण जनजातियों द्वारा कान में पहना जाता है? ये तो बता सकते हैं आप लोग, इजीली बता सकते हैं। कान में पहनने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है? कमेंट कीजिए। हाँ, कल तो संडे है ना जी। संडे है कल। कान में पांदरा भी हो गया, तरकी हो गया, कर्णफूल भी हो गया, उसके अलावा और भी है, थिप्पी है, लवंग फूल है, बहुत सारा है, तरपत है। बिल्कुल सही सोचा आपने, डी हो जाएगा। इनमें से सभी कान में पहनने वाला आभूषण है। निम्न आभूषणों में से कौन सा आभूषण सिर में पहना जाता है? कलमा, मयूर पंख, सिलपट, या इनमें से सभी? ठीक है, चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। सभी लोग इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं, बताएं। ये सब सिर में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। टिक्का हो गया, एक मंग टिक्का भी होता है ना सिर में पहनने वाला, कमला, मयूरपंख, सिलपट, ये सब जनजाति महिलाएं सिर में पहनती है। समझे? सिर में पहनने के लिए पुरुष का भी एक आभूषण होता है जिसको बंडो पगड़ी बोलते हैं। बंडो पगड़ी पुरुष लोग पहनते हैं वो। ठीक है, झीका, खोखरी, चीरो, चिल्पों आदि आभूषण जनजाति लोग किस स्थान पर पहनते हैं? बताओ, सभी लोग बताओ। ये सब कहां पहना जाता है? ये सब सब बाल में पहनने वाला आभूषण है। ठीक है, ये सब सभी कहां पहनने वाला आभूषण है? बाल में पहनने वाला आभूषण है। चलिए अब भोजन में आइए, खाना पीना खाइए अब। ठीक है, रात भी हो गया ना, तो खाना पीना वाला देख लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने पहनने वाला देखा था, अब आइए आप लोग आभूषण देख लिए, कपड़ा देख लिए। संथालों का मुख्य भोजन निम्न में से क्या है? दाका, उरू, कादोक, बासक्याक या मजवान? अजीब अजीब नाम है। संथालों का मुख्य भोजन क्या है दोस्तों?
दाका उरु, अरे दाका उरु मतलब दाल भात सब्जी ही सामान्य हो गया ये, ठीक है। दाल भात सब्जी, ये दाका उरु ही हो गया ये, यही हुआ दाल भात सब्जी, ठीक है। मुख्य भोजन तो ये ना है। जोंड्रा डाका एक होता है, जोंड्रा डाका मतलब होता है मकई का दलिया। जोंड्रा डाका ये हो गया, ये भी भोजन में आता लेकिन मुख्य में नहीं, अन्य भोजन है। मकई का दलिया, मकई का दलिया, और ये क्या हो गया, दाल भात सब्जी, दाल भात सब्जी, ठीक है। खाने का मन कर रहा है आप लोग को? जोंड्रा डाका हो गया मकई का दलिया, समझे। संथाल जनजाति दिन भर में कितना बार खाते हैं, मतलब 24 घंटा में कितना बार खाते हैं, मुख्यतः 3 बार खाते हैं, है ना। बास क्याक जलपान हो गया, बास क्याक 9-10 बजे के आसपास। माजवार हो गया दोपहर का भोजन, जिसको हम लोग लंच बोलते हैं, ठीक है, 1:30-2 बजे। और रात का भोजन 7-8 बजे करते हैं, का जिसको कादोक बोलते हैं, ठीक है। सबका नाम अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। चलिए, संथालों में खाए जाने वाला प्रमुख भोजन मकई का दलिया को किस नाम से जानते हैं? जोंड्रा डाका, भी बता दिया आप लोग को, है ना। जोंड्रा डाका ही है मकई का दलिया, और दाका उरु क्या है, दाल भात सब्जी। अच्छा, बसक्याक क्या है, बसक्याक ये है जलपान, जलपान मतलब नाश्ता, ठीक है, सुबह में जो करते हैं जलपान, यह है बासक्याक, ठीक है दोस्तों। माजवार होता है दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन को माजवार बोलते हैं। झारखंड की जनजातियों में कौन सी जनजाति में अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं? कौन सी जनजाति है दोस्तों झारखंड में जिसमें ज्यादातर लोग क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं? बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। किस जनजाति में ज्यादातर लोग जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, यानी कि वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। चेरो जनजाति, झारखंड की जनजातियों में जो चेरो जनजाति होते हैं वो जनरली वेजिटेरियन होते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग इसमें वेजिटेरियन आपको देखने को मिलेंगे चेरो जनजाति के अंदर, ठीक है। पलामू क्षेत्र में ज्यादा है ये। असुर सामान्यतः प्रतिदिन 2 बार भोजन करते हैं, दिन का भोजन एवं रात का भोजन। रात के भोजन को इस जनजाति में किस नाम से जानते हैं? अब असुर जनजाति में बात हो रही है, असुर जनजाति जो है ना 2 टाइम भोजन करते हैं, इसमें रात के भोजन का क्या नाम है यही पूछा जा रहा है आप लोग को, ठीक है। दिन का भोजन को लोलो घोटू जोमेकू कहते हैं, जोमेटो मत समझ लेना, लोलो घोटू जोमेकू, लोलो घोटू ये हो गया दिन वाला, लोलो घोटू जोमेकू हो गया दिन वाला, और रात का भोजन हो गया छोटू जोमेकू, ठीक है। देखिए, जोमेकू, जोमेकू ये हो गया दिन का भोजन, दिन का भोजन, और रात में ऐसे भी कम खाना चाहिए, है कि नहीं। तो छोटू जोमोकी जेमोकी जोम जोमेकू क्या हो गया, रात का भोजन, रात का भोजन। किस जनजाति की बात हो रही है, असुर जनजाति, जो विलुप्ति के कगार पर है, ठीक है। बहुत कम है इसकी संख्या असुर जनजाति की। सबसे प्राचीनतम जनजाति है झारखंड की है कि नहीं। चलिए, एक और बहुत बढ़िया सवाल, झारखंड की जो जनजातियां सबसे ज्यादा स्मोकिंग करने वाली जनजाति कौन सी है ना। धूम्रपान करने वाली जनजाति, सबसे ज्यादा धूम्रपान करने वाली जनजाति कौन सी है, कमेंट करें।
भुवनेश्वर बेदिया जी, तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप एक बार बढ़िया से रिवाइज करके जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, सबसे ज्यादा धूम्रपान करने वाली जनजाति कौन सी है? भाई इसमें भी असुर लोग ही हैं। ठीक है, असुर जनजाति सबसे ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, है ना। असुर जनजाति सबसे ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। किस जनजाति में पिक्का यानी सखुआ के पत्ते में तंबाकू लपेटकर चुरूट की तरह पिया जाता है? सखुआ के पत्ते में तंबाकू लपेट करके ऐसे चुरूट की तरह पिया जाता है, किस जनजाति में? बिरहोर, असुर, चेरो या फिर मुंडा? भाई इसमें भी माहिर हैं असुर लोग। ठीक है, इसमें भी कौन माहिर है? असुर लोग। बहुत मतलब नुकसानदायक होता है ये। हुक्का भी पीते हैं लोग, खैनी खाने में भी माहिर हैं। असुर जनजाति जो है ना, खैनी खाने में भी माहिर है। ठीक है, ये हुक्का पीने में भी माहिर है, हुक्के टाइप का ना हो गया ये। तंबाकू लपेट लिए, इसको पिक्का बोलते हैं, पिक्का। सखुआ के पत्ते में तंबाकू लपेट करके चुरूट की तरह पिया जाता है। तो असुर जनजाति स्मोकिंग में माहिर है, खैनी में भी माहिर है, हुक्का में भी माहिर है। ठीक है, समझे? चलिए ठीक है। आ, आज का शायद लास्ट सवाल था ये ना। क्या टॉपिक पढ़िएगा जी नेक्स्ट डे? एक टॉपिक मुझे थ्योरी पढ़ाना रह गया, उसको मैं थ्योरी पहले पढ़ाऊंगा, फिर उस टॉपिक पे एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, चलिए सरप्राइज ही रखते हैं, सरप्राइज टेस्ट ही ले लेंगे, अगला टॉपिक भी आप लोग का टेस्ट ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का सेशन भी ठीक ठाक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। फायदा पहुंचना चाहिए, और कोई मकसद नहीं है, मकसद है कि आपको लाभ होना चाहिए, आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है सर, जनजाति तो बुक से देखो, जनजाति का मेरे यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, ऐप में भी पूरा वीडियो है, ऐप में पीडीएफ के साथ है, और यूट्यूब पे हमारा पूरा जनजाति का सीरीज पड़ा हुआ है। टोटल जनजाति हम पढ़ा दिए यूट्यूब पे, तो पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिलेगा, पीडीएफ इसका कल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, चलिए, बाकी आपके पास समय बचा हुआ है मात्र 3 महीना। कल का सेशन आप लोग अटेंड किए थे, बहुत जरूरी सेशन था दोस्तों। कल का सेशन आप लोग अटेंड किए थे, आपके पास 3 मंथ का समय बचा हुआ है, 3 मंथ। और 3 मंथ का मतलब क्या होता है? आपके पास 90 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, 90 दिन का समय बचा हुआ है। 90 दिन में आप 10-10 घंटा डेली पढ़ते हैं, तो आपके पास कितना घंटा हो जाएगा? 90 दिन। 90 दिन में 10-10 घंटा, मतलब आपके पास कितना घंटा हो जाएगा? अरे भाई, 900 घंटा, यही ना होगा? 900 घंटा हो जाएगा। और ये 900 घंटा में आप आराम से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने से पढ़ रहे हैं, किताबों से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका लेवल हो चुका है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं पेड कोर्स में, तो पेड कोर्स अवेलेबल है दोस्तों, पेड कोर्स अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं करियर फाउंडेशन ऐप में। आपका हेल्पलाइन नंबर है 7070802888। ठीक है, लैंग्वेज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लैंग्वेज पेपर को जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, 90+ नंबर उठाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं। ठीक है, हजारों स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग लैंग्वेज पेपर जरूर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मजबूती से पढ़िए और तैयारी करते रहिए। ठीक है भाई, 3 महीना बहुत होता है, अगर आप जान प्राण से आप लोग अच्छे से लग जाइएगा, तो 3 महीना में आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। ये कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम निकालने के लिए 3 महीना एनफ टाइम होता है। ठीक है, अगर आपका लेवल लो भी है तो भी घबराना नहीं है, आप लोग को हिम्मत के साथ प्रिपरेशन करना है। एवरेज है तो आसानी से आप लोग अपने लेवल को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, जो तेज है वो तो निकाल ही लेंगे, बस कंटिन्यू रहना उनको। ठीक है ना दोस्तों? जी,
सागर अग्रवाल जी आपका बुक कर लेंगे सर जी, ले लीजिए बुक, ले लीजिए बुक, जरूरी होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना, अगर आप बुक ले लीजिएगा तो आपको फिर पीडीएफ मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप उसको, आप उस बुक को पढ़िएगा, लगेगा कि हमारी क्लास को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बुक आप लोग देखे हैं, फोटो देख लीजिए, ये बुक है, इस किताब को आप लोग, न्यू वाला एडिशन है ये, यहाँ पे बेस्ट सेलर लिखा हुआ है ना, आप देख देख सकते हैं, इस तरह से है पूरा, अंदर एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, एक्सप्लेनेशन पढ़ पढ़ के आपको सब सारी चीजें याद हो जाएगी। स्मिथ लकड़ा, आज तो अपलोड हुआ है नागपुरी का क्लास, आज तो अपलोड हुआ है ना ऐप में। चलिए ठीक है, कोई भी देखो, चाहे आप खोटा ले रहे हो, नागपुरी ले रहे हो, हिंदी ले रहे हो, आपका सिलेबस हमारा पूरा, हमारी टीम का प्रयास है कि अगस्त तक आप लोग का लैंग्वेज पेपर को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। ठीक है, मेरा हमारा प्रयास है अगस्त तक लैंग्वेज पेपर आप लोग का कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग बार बार कंप्लीट कर सकें उसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, बाकी देखते हैं, कल संडे को क्लास अगर ले पाते हैं तो जरूर लेंगे, और मंडे से आप लोग को आप लोग के लिए हम 2 टाइम लाइव आएंगे। ठीक है, 2 टाइम यूट्यूब पे लाइव आएंगे, ऐप वाले स्टूडेंट भी यूट्यूब पे जरूर जुड़िए, यूट्यूब पे जुड़िए, अभी हम वही चीज बताएंगे जो आपके लिए एग्जाम के पर्पस पे जरूरी है, अगर लाइव देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जुड़िए। ठीक है, वैसे हम जो जरूरी टॉपिक है सब ऐप में डलवा देंगे पीडीएफ के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड नाइट सभी को। जी मिल जाएगा, ग्रीडी में मिल जाएगा, देखिए ना फोटो, आप लोग बुक का दिखाइए, शॉप वाले को अपने मंगा लेगा, जिस चीज की डिमांड होती है ना उस चीज का सप्लाई भी हो जाता है। चलिए, शत्रुघ्न चौरसिया, नया वाला आप एक बार ये कर लीजिएगा, ठीक ना शत्रुघ्न, उसमें आपको थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाला भी जो लिए हैं रेड कलर वाला, वो भी, मतलब रेड जिसके अंदर पेज है वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, बस थोड़ा बहुत हुआ था टाइपिंग एरर, उसको ठीक कर दिया गया संशोधित एडिशन में, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।